वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले में 50 साल का रघुवीर प्रसाद अकेले एक हवेली जैसे घर में रहता था। उम्र के इस पड़ाव पर आकर उसकी जिंदगी में कोई खास हलचल नहीं बची थी। उसकी बीवी का देहांत हुए 10 साल हो चुके थे। बेटा विदेश में नौकरी करता था और साल में एक बार ही आता। पड़ोस के लोग उसे इज्जत से पंडित जी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसने कभी किसी समय में पंडिताई भी की थी। लेकिन रघुवीर के मन में एक राज था, एक ऐसा राज जो कोई नहीं जानता था। उस रात वह अपने पुराने रेडियो के सामने बैठा था और उसने धीरे से उठाया और फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, आज रात ठीक 10 बजे आ जाना। फोन काटते ही उसने एक गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई चोरी करने जा रहा हो। रात के 10 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और काजल से भरी आंखें और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आइए, अंदर आइए, रघुवीर ने धीरे से कहा। औरत अंदर आकर बैठ गई और कमरे में हल्की रोशनी, जिनमें से एक उसकी पत्नी की, दीवार पर पुरानी तस्वीरें की तरफ देखा और कहा, तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। बीवी की फोटो के सामने ये सब करते हो। दोस्तों, पूरी कहानी अभी आपको सुनाने वाली हूं और इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है और अंत में एक बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है। दोस्तों, आपके इस चैनल की वीडियो को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह से बहुत प्यार मिल रहा है। और दोस्तों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं। मेरी बस आपसे यही विनती है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए और चैनल को जरूर, जो लोग इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कमेंट में जय हिंद लिखते। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी जो मुझे अपना मानते हैं, मेरे लिए इतना तो कर ही दे जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तभी रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया और फिर धीमी आवाज में बोला, तुम सोच रही होगी कि 50 साल का आदमी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक रात की खुशी नहीं बल्कि कुछ और है। और तभी बाहर किसी के तेजी से चलने की आवाज आई, जैसे कोई इस घर के बाहर मंडरा रहा हो। कमरे में धीमी रोशनी थी और पुरानी दीवार घड़ी की टिक टिक पूरे माहौल में गूंज रही थी। सीमा धीरे धीरे रघुवीर के पास सड़क आई, फिर उन दोनों की आंखें टकराई और एक पल के लिए जैसे समय थम गया। रघुवीर ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन पकड़ में एक अनजाना विश्वास था। फिर रघुवीर ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि इस उम्र में कोई मेरे इतने करीब आएगा। तभी सीमा मुस्कुराई और बोली, उम्र से क्या होता है पंडित जी, एहसास अब भी जिंदा है ना। रघुवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में एक उदासी थी। फिर सीमा ने धीरे से उसका दूसरा हाथ थाम लिया। आपको डर लग रहा है क्या? रघुवीर ने सिर हिलाया, डरा पर शायद खुद से ज्यादा। तुमसे, सीमा ने उसकी हथेलियों को अपनी उंगलियों से छुआ और बोली, डर किस बात का? मैं तो बस आपको महसूस करना चाहती हूं। कुछ पल के लिए, जैसे ये रात कभी खत्म ना हो। कमरे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके बीच की गर्माहट बढ़ रही थी। रघुवीर ने धीरे से सीमा का चेहरा अपने ओर किया। उनके चेहरे इतने करीब थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे को छू रही थीं। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? सीमा मुस्कुराई और बोली, इंतजार किस बात का? ये पल, ये रात, ये बार बार नहीं आएगी। फिर रघुवीर ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वह किसी सपने में है, एक ऐसा सपना जिसे वह टूटने नहीं देना चाहता। दरवाजे पर फिर से आहट हुई। इस बार आहट पहले से ज्यादा तेज थी, किसी के कदमों की आहट, जैसे किसी की मौजूदगी हो। रघुवीर और सीमा दोनों एक पल के लिए ठहर गए। फिर रघुवीर ने धीरे से कहा, कौन हो सकता है इतनी रात को? सीमा ने एक अजीब नजर से उसकी ओर देखा और बोली, कहीं कोई देख तो नहीं रहा था हमें? तभी रघुवीर का दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर कोई था और शायद वह जान चुका था कि इस घर में क्या चल रहा है। फिर दरवाजे पर आहट हुई, मगर इस बार रघुवीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने एक पल को सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ सीमा की ओर देखा और उसने धीमी आवाज में कहा, शायद हवा का झोंका होगा। सीमा ने उसकी आंखों में झांका और बोली, तो फिर हवा को अंदर आने दो, लेकिन हम दोनों के बीच मत आने दो। तभी रघुवीर हल्का हंसा, क्योंकि तभी सीमा ने धीरे से उसका हाथ का एहसास नहीं हुआ।
और अपनी उंगलियों से उसकी हथेली पर कुछ अनकहे शब्द लिखे। रघुवीर ने अपनी उंगलियों को उसकी हथेलियों पर फिरते हुए पूछा, ये क्या लिखा? तभी सीमा मुस्कुराई और बोली, महसूस करो, समझ जाओगे फिर रघुवीर। रात बातें करने के लिए थोड़ी होती है, ये तो महसूस करने के लिए होती है। रघुवीर थोड़ा दूर सरकने की कोशिश करने लगा, लेकिन सीमा ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली। आप इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं? उसने हल्की शरारती आवाज में पूछा। रघुवीर ने धीरे से कहा,
सीमा, मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करता, थोड़ा टाइम लेता हूं। लेकिन सीमा ने उसकी बात अधूरी छोड़ दी और उसकी हथेली को अपने गालों पर रख लिया। बस इस बल को जी लो पंडित जी, कल का क्या भरोसा। रघुवीर उसकी आंखों में झांकने लगा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सीमा ने उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। इस बार उसने उसकी कमर के पास हाथ रखा और हल्के से अपनी ओर झुका लिया, और उसने धीमे से पूछा, आप यूं बार बार दूर क्यों जा रहे हैं? रघुवीर ने हल्की सांस लेते हुए कहा, तुम बहुत उतावली हो सीमा। फिर सीमा ने उसकी गर्दन के पास आकर बहुत टाइम खराब करने वाली ये दूरी अब खत्म होनी चाहिए। पंडित जी, रघुवीर फिर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर सीमा हल्के से उसकी उंगलियों को पकड़कर अपने होठों के पास ले गई और बोली, अब और कोई बात नहीं, बस इस पल को बहने दो। उसने रघुवीर की आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा। कमरे की मध्यम रोशनी में उनकी सांसें एक दूसरे के करीब आ रही थीं और बाहर रात पहले से ज्यादा हो चुकी थी। अगर आप अभी तक कहानी में बने हुए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए। सीमा हौले हौले मुस्कुराते हुए रघुवीर के और करीब आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बार बार अपना पल्लू गिरा रही थी, फिर हल्के से संभालना और मुस्कान के साथ रघुवीर की ओर देखती। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा, फिर एक गहरी सांस ली। वह अब तक चुपचाप सब देख और समझ रहा था। सीमा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने ये गंभीर स्वर में कहा। सीमा ने हल्की हंसी के साथ उसकी उंगलियां अपने हाथों में ले लीं और बोली, बातें बाद में भी हो सकती हैं पंडित जी, अभी तो यह रात हमारी है। रघुवीर ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और थोड़ा पीछे आंखों में अब एक ठहराव था, और फिर वह बोला, सीमा, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें अपने घर क्यों बुलाया है? सीमा ने भौहें चढ़ाई और शरारती अंदाज में बोली, क्यों? क्या अब भी कोई डाउट बचा है? रघुवीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने तुम्हें सीमा के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। क्या उसने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। रघुवीर ने आगे कहा, हाँ, मैं चाहता था कि मेरी बहू ऐसी हो जो सुंदर हो, सलीकेदार हो, जो हमारे घर को खुशियों से भर दे। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश की और तुम्हारा अतीत खंगालना चाहा। सीमा ने हल्के से अपना पल्लू फिर से ठीक किया और अब उसकी आंखों में अजीब सा संकोच था। फिर वह बोली, तो आपको क्या पता चला? अब उसकी आवाज धीमी पड़ गई थी। रघुवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा कि तुम एक कॉल गर्ल हो और लोगों से पैसे लेकर उनके साथ गलत काम करती हो। ये सुनकर सीमा के चेहरे से सारी रंगत उड़ गई और बोली, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। फिर रघुवीर बोला, सीमा, मैंने खुद तुम्हारे सरगना से बात की है, और जब उसने तुम्हें मेरे पास भेजा तब मैं समझ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। सीमा अब पूरी तरह चौंक गई थी और उसने सिर झुका लिया। रघुवीर ने उसकी ओर देखा और हल्की आवाज में कहा, मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता था, लेकिन तुम तो एक अलग ही दुनिया की निकली। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा ठंडे पड़ चुके थे। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द उसके होंठों तक आकर रुक जा रहे थे। तभी रघुवीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इतने समय से यही बात तुमसे करना चाह रहा था, लेकिन तुम बार बार मुझे किसी और ही दिशा में खींच रही थीं। सीमा ने धीरे से सिर उठाया। अब उसकी आंखों में अब शरारत नहीं बल्कि एक अजीब सा दर्द था, और रघुवीर का चेहरा अब भी गंभीर था, जबकि सीमा की आंखों में हल्की बेचैनी थी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। एक लंबी सांस ली, फिर अचानक और हल्की हंसी के साथ बोली, अब जब आप सब कुछ जान ही चुके तो बेकार की बातें क्यों? जिस काम के लिए मुझे बुलाया है वह कर लीजिए और फिर मुझे जाने दीजिए। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा तो वहां अब न शरारत थी, बस एक अजीब सा खालीपन था। सीमा, में कोई सौदा करने नहीं बैठा हूं, मैंने तुम्हें यहां इसीलिए नहीं बुलाया। सीमा ने कड़वी हंसी के साथ कहा, लेकिन मैं तो यही काम करती हूं। पंडित जी लोग मुझे बुलाते हैं, कुछ देर साथ खेलते हैं, फिर मुझे जाने देते हैं। मैं यहां कोई नई बात नहीं कर रही हूं। रघुवीर कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से कहा, सीमा, तुम्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सीमा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी उदासी थी। फिर वो बोली, आप सच में जानना चाहते हैं? रघुवीर नेहा में सिर हिलाया।
सीमा ने एक गहरी सांस ली और नीचे देखते हुए बोली, मेरी माँ बहुत बीमार रहती है और उन्हें हर हफ्ते अस्पताल ले जाना पड़ता है। इलाज सस्ता नहीं है, दवाइयाँ महंगी हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा छोटा भाई निकम्मा है, वह कोई काम नहीं करता है। पिता, वो तो बस दारू पीकर दिन रात गाली गलौज करते रहते हैं। रघुवीर चुपचाप सुनता रहा। अब सीमा की आंखें थोड़ी नम हो गई। बोली, मगर उसने खुद को संभालने का और कोई रास्ता था नहीं। औरत के पास जब कोई चारा नहीं बचता तो उसे ऐसे ही रास्तों पर चलना पड़ता है। मैं कोई शौक से यह काम नहीं करती। पंडित जी पर मेरी मजबूरी ने मुझे यहां तक ला दिया है। रघुवीर उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। सीमा ने हल्की हंसी के साथ कहा, लोग समझते हैं कि मैं बस पैसों के लिए यह करती हूं, मगर सच तो यह है कि मैं चाहती हूं कि जो भी ग्राहक मेरे पास आए वह संतुष्ट होकर जाए, ताकि मुझे बार बार नए ग्राहक न ढूंढने पड़े। रघुवीर ने हल्की आवाज में कहा, तुम्हें कभी किसी ने इससे बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? सीमा ने कड़वा ठहाका लगाया और बोली, कोई क्यों निकालेगा? हर आदमी चाहता है कि मैं उसके लिए उपलब्ध रहूं, और जब मेरा काम खत्म हो जाता है तो वही लोग मुझे गिरी हुई औरत कहकर धिक्कारते हैं। समाज के लिए मैं एक बुरी औरत हूं, लेकिन इसी समाज के लोग मुझे हर रात बुलाते हैं। अब कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर सीमा ने अपनी आंखों से छलकते आंसुओं को पोंछा और हल्की हंसी के साथ कहा, अब शायद ये मेरी किस्मत ही थी कि मैं इस रास्ते पर आ गई। अगर किस्मत अच्छी बहू बनती तो शायद मैं उसकी आंखों में देखी इज्जत बनती। तो पहली बार उसे सीमा में वह चमक नहीं दिखी जो कुछ देर पहले तक थी। अब वहां सिर्फ एक टूटी हुई औरत थी जो अंदर से बिखर चुकी थी। रघुवीर ने गहरी सांस ली और बोला, सीमा, किस्मत को दोष देना सबसे आसान होता है, लेकिन कभी कभी हमें खुद को बदलने का मौका देना चाहिए। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बदलने के लिए हालात भी तो बदलने चाहिए। पंडित जी, अगर यहां तक मजा आया तो एक लाइक कर दीजिए प्लीज। कमरे में अब भी हल्की रोशनी थी। सीमा की आंखों में थकान और बेचैनी दोनों थी। रघुवीर चुपचाप बैठा था और उसकी बातों को दोबारा सोच रहा था। कुछ देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और जेब से मोबाइल निकाला और बोला, सीमा, अपना नंबर दो। सीमा ने थोड़ा चौंक कर उसकी ओर देखा और बोली, क्यों? अब क्या करोगे मेरा नंबर लेकर? स्वर में कहा, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मेरे पास आना होगा। सीमा ने हल्की हंसी के साथ कहा, पंडित जी, अब आप भी ग्राहक बनने का मन बना चुके हैं क्या? रघुवीर की आंखों में हल्की सख्ती थी और वह बोला, सीमा जब बुलाऊं तो आ जाना। बिना कोई सवाल में देखा, फिर धीरे से अपना नंबर बताया। रघुवीर ने नंबर सेव किया और खड़ा हो गया और बोला, अब जाओ। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ पल्लू ठीक किया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जाने से पहले वह रुकी और एक पल के लिए मुड़ी और बोली, पंडित जी, खैर, आप अलग बुलाओगे तब आ जाऊंगी। इसके बाद वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। रघुवीर कुछ देर तक दरवाजे की ओर देखता रहा। फिर उसने कुर्सी खींचकर बैठते हुए खुद से बुदबुदाया कि अब देखता हूं तुमने जो कहा वह सच था या सिर्फ मेरी नजरों में खुद को अच्छा दिखाने का। अगले ही दिन से रघुवीर ने सीमा की सच्चाई जानने की ठानी। उसने अपने कुछ पुराने परिचितों से मदद ली और धीरे धीरे सीमा के अतीत की तहकीकात करने लगा। पहली ही कड़ी में उसे पता चला कि सीमा सचमुच अस्पताल के चक्कर लगाती रहती थी। उसकी मां का नाम अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज था और हर महीने भारी भरकम बिल जमा किया जाता था। इसके बाद उसने सीमा के घर की जानकारी निकाली। उसके पिता के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह सच में शराबी था। आए दिन मोहल्ले में हंगामा करता रहता था। सीमा का भाई वह सच में कोई काम नहीं करता था। पूरा दिन आवारागर्दी में बिताता था। रघुवीर एक एक करके सारी बातें परखता गया और धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा कि सीमा ने जो कहा था वह सब सच था। अब यह एहसास उसे भीतर तक हिला गया। सीमा ने कोई इमोशनल ड्रामा किया होगा, मगर यहां तो हर बात वैसी ही निकली जैसी उसने बताई थी। रघुवीर ने बिना कोई और देर किए सीमा का नंबर निकाला और उसे फोन लगाया। उधर से सीमा बोली, हेलो पंडित जी। सीमा की आवाज में हल्का सा आश्चर्य था। फिर रघुवीर बोला, आ जाओ मुझसे मिलने। अब भी सीमा कुछ देर चुप रही, फिर हल्की हंसी के साथ कहा, मैं समझ गई थी कि आप बुलाएंगे, ठीक है, मैं आ रही हूं, और फोन कट गया।
रघुवीर कुर्सी से उठा और कमरे के दरवाजे की ओर देखने लगा। अब उसके चेहरे कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रघुवीर ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला तो सामने सीमा खड़ी थी। वहीं काले रंग की साड़ी और हल्का मेकअप और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और भी था। वो था एक हल्का सा संकोच। रघुवीर ने बिना कुछ कहे उसे अंदर आने का इशारा किया। आपने सीमा कमरे में आई और चारों तरफ नजरें घुमाई। आज माहौल थोड़ा अलग था। रघुवीर धीरे से उसके पास आया और उसके हाथों को अपने मजबूत हाथों में थामा और हल्की आवाज में बोला, सीमा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं। तभी सीमा थोड़ी चौंकी और बोली, मतलब? रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुमने जो कुछ कहा था वह सब सच था। तुम्हारी मां की बीमारी, तुम्हारे घर की हालत, तुम्हारी मजबूरी, मैंने सब पता कर लिया है। सीमा एक पल के लिए धीरे से अपनी उंगलियों को रघुवीर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने और मजबूती से थाम लिया और बोला, अब तुम्हें इस गंदे काम में रहने की कोई जरूरत नहीं है, सीमा। फिर सीमा ने गहरी सांस ली और बोली, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हल्की हंसी के साथ कहा, अब है, और वो रास्ता मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। सीमा ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा। तभी रघुवीर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अब तक दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करती आई हो। जगह गह जाओ, लोगों का दिल बहलाओ, उन्हें खुश रखो। अब यह सब करने की जरूरत नहीं। अब तुम सिर्फ एक ही आदमी के लिए यह सब करोगी, और वह आदमी मैं हूं। सीमा ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा और बोली, क्या? रघुवीर ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखते हुए कहा, तुम इस घर में रहोगी और तुम्हारी जितनी भी जरूरतें हैं वह सारी मैं पूरी करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम मुझे अपनी पत्नी की तरह समझोगी और मुझसे प्यार करोगी। लेकिन हां, शादी की उम्मीद मत करना। सीमा का चेहरा कुछ पलों तक भाव शून्य रहा। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, तो आप मुझे अपनी रखैल बना रहे हैं? रघुवीर ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हें एक इज्जतदार के सामने तुम मेरी केयर टेकर रहोगी, लेकिन इस घर के अंदर तुम मेरी साथी रहोगी। सीमा हंसी, मगर उसकी हंसी में कड़वाहट थी, और बोली, साथी? वो भी बिना शादी के? तो फर्क ही क्या पड़ा पंडित जी? रघुवीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, फर्क यह है कि अब तुम किसी और आदमी के पास नहीं जाओगी, तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मिलेगा, तुम्हारी मां का इलाज होगा, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा, और मैं अपनी कंपनी के 10% शेयर तुम्हारे नाम कर दूंगा। अगर तुम इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हो तो यह डील तुम्हारे लिए सबसे सही है। सीमा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर उसने धीरे से कहा, और अगर मैंने मना कर दिया तो? फिर रघुवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो दरवाजा खुला है, तुम जा सकती हो। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सीमा के चेहरे पर भाव बदल रहे थे, कभी संकोच, कभी असमंजस और हल्की सी उम्मीद। रघुवीर ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है सीमा। कुछ देर की चुप्पी के बाद सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तें मानती हूं। और उसने अपनी अलमारी से एक फाइल निकाली मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तभी सीमा ने संदेह भरी नजरों से पूछा, यह क्या है? तो रघुवीर बोला, मेरी कंपनी के 10% शेयर तुम्हारे नाम कर दिया है। अब तुम सिर्फ इस घर की केयरटेकर ही नहीं, बल्कि मेरी बिजनेस पार्टनर भी हो। सीमा ने फाइल खोली और कागजों को देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और भावनाओं का एक अजीब सा मिश्रण था, और फिर वह बोली, तुम सच में मेरे नाम यह सब कर रहे हो? फिर रघुवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जो कहता हूं वह करता हूं सीमा। अब तुम्हें इस धंधे में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम इस घर में रहोगी एक इज्जतदार औरत की तरह। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो का एक लाइक तो बनता है। सीमा अब रघुवीर के घर में रहने लगी, और समाज की नजरों में वह उसकी केयरटेकर थी, लेकिन घर के अंदर उसकी जगह किसी पत्नी से कम नहीं थी। रघुवीर उसे हर तरह से सम्मान देता था, उसकी जरूरतों का ध्यान रखता था, और उसे वह हर सुख सुविधा देता जो एक इज्जतदार औरत को मिलनी चाहिए थी। सीमा भी अब पहले जैसी नहीं रही। अब वह सजती संवरती, लेकिन सिर्फ रघुवीर के लिए वह अब उसकी सेवा करती, और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते। रघुवीर के जीवन में अब एक सुकून था। उसका अकेलापन खत्म हो चुका था। पत्नी के स्वर्गवास के बाद वह जीस सहारे की तलाश में था।
वह उसे सीमा के रूप में मिल चुका था। सीमा भी बहुत खुश थी। उसे अब किसी अजनबी आदमी के पास नहीं जाना पड़ता और अब उसे कोई गंदे नाम से नहीं पुकारना था। अब वह एक इज्जतदार जिंदगी जी रही थी। फिर रघुवीर ने अब अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू कर दी। उसे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो परिवार को संभाल सके, जो संस्कारी हो और जो उसका घर संवार सके। कुछ महीनों की तलाश के बाद उसे एक ऐसी लड़की मिल गई। रघुवीर ने जल्द ही बेटे की शादी तय कर दी। शादी में सीमा भी पूरे अधिकार से घर की बड़ी बहू की तरह तैयार हुई। लोगों ने जब देखा कि रघुवीर के घर में अब एक औरत रह रही है तो कई तरह की बातें होने लगी, मगर रघुवीर को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि उसने जो किया वह सही किया। बेटा विदेश में रहता था और यहाँ रघुवीर, वह हमेशा अकेला रहता था। कोई उसका हाल पूछने वाला भी नहीं था, तो उसे लगता था कि उसे भी एक सहारा मिल गया है। वह किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। उसने एक ऐसी औरत को सहारा दिया जो मजबूरी में एक गलत राह पर चल रही थी। उसने उसे सम्मान दिया और उसका भविष्य सुरक्षित किया और उसे एक नई पहचान दी। सीमा को अब किसी चीज की कमी नहीं थी। वह जानती थी कि भले ही वह समाज की नजरों में रघुवीर की पत्नी न हो, लेकिन रघुवीर के दिल में उसकी जगह किसी पत्नी से कम नहीं थी। रघुवीर के दिल में कई बार यह इच्छा उठी कि वह सीमा से शादी कर ले, मगर अपने बेटे की वजह से उसने यह भावनाओं अपने अंदर ही दबा दी। उसने एक दूसरा रास्ता निकाला, सीमा उसके साथ एक ऐसा रास्ता और समाज के सामने भी इज्जतदार बनी रहे। अब रघुवीर और सीमा एक साथ खुश थे। उनका रिश्ता शादी का नाम भले ही न पा सका हो, मगर दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। जब रघुवीर के बेटे ने सीमा का इतना अच्छा बर्ताव देखा तो उसने सीमा से सीधे सीधे बोल दिया कि आप मेरे पिताजी से शादी कर लीजिए। तब सीमा चौंक गई और कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तभी रघुवीर का लड़का बोला, देखिए, मेरी मजबूरी है कि मैं अपने काम के सिलसिले में विदेश में नौकरी कर रहा हूं और यहाँ मेरे पापा अकेले रहते हैं। अगर उनको कोई साथी मिल जाए तो मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं होगा। मैं विदेश में रहकर बहुत अच्छे पैसे कमा लेता हूं, इसीलिए मुझे इस बात का भी कोई ऐतराज नहीं है कि अगर आप मेरे पिता के जीवन में आ जाएगी तो संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। वह बोला, मैं चाहता हूं कि अगर उन्हें कोई अच्छा साथी मिल जाए तो मेरे पिताजी अगर 5 साल जीने वाले हैं तो साथी के सहारे वह 20 साल और जी सकते हैं, क्योंकि अकेले जीवन जीना बहुत कठिन होता है और इंसान घुट घुट कर जल्दी ही मर जाता है। रघुवीर के बेटे की बात सुनकर सीमा ने यह बात जाकर रघुवीर को बताई। फिर रघुवीर के बेटा और बहू ने मिलकर अपने ससुर की शादी सीमा से ही करवा दी और वह दोनों लोग विदेश चले गए। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। वीडियो को एक लाइक कीजिए और कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और नई कहानी में दोस्तों। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है। हम ऐसे मुद्दे समाज के बीच लाकर यह शैक्षिक संदेश देना चाहते हैं कि लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने अपने घरों में खुश रहें और आप हमारी ऐसी ही कहानियों को देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।